क्या ये सबके लिए जरूरी है कि वो हर कोई पर्सन आईटीआर फाइल करे जिसकी इनकम अर्न होती है? नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बना रखी है। आजकल जैसे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम भी बहुत सुनाई में आ रहा है, इसका बहुत कंफ्यूजन है सबको, तो ये क्या चीज है? तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में डिफरेंस मेन ये है कि ओल्ड रेजिम में जितना इंफॉर्मेशन आपके पास अपना खुद का नहीं है, उससे ज्यादा आज की डेट में गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। क्या अपना आईटीआर हर कोई खुद फाइल कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली आप अपना आईटीआर खुद से भर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑडिट नहीं होता है, तो आप खुद एलिजिबल हैं इसके लिए, आप आईटीआर भरने के लिए। बट हेलो गाइस, जुलाई मंथ इज हियर। जैसा कि हम सबको पता है कि जुलाई का महीना हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। यस, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ आईटीआर फाइलिंग की। आपके बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज हमें मिले आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, इसलिए आज हम एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लेकर आए हैं आईटीआर फाइलिंग पर, जिसमें आईटीआर फाइलिंग क्यों, क्या, कब और कैसे करना है, ये सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे विद आवर वेरी ओन एंड फाउंडर ऑफ माय फिनटेक सीए सूरज सोनी सर। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। सो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं सर? यस, प्लेजर इज ऑल माइन उन्नति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जस्ट लेट्स स्टार्ट। ओके सर, तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक्चुअल में आईटीआर फाइलिंग क्या होता है? आईटीआर फाइलिंग क्या होता है, राइट? सो आईटीआर का फुल फॉर्म आपको पता है? यस सर, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न, है ना? तो एज द नेम सजेस्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, आपने जो भी साल भर में इनकम अर्न की है उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स बनता है जी, वो आपको रिटर्न करना है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ आईटीआर फाइलिंग। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपने जो भी साल भर में इनकम जनरेट की है वो आप उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट को आपको रीपे करना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो आईटीआर फाइलिंग इसलिए हमें करना मैंडेटरी होता है, बट उसके लिए अलग अलग स्लैब लिमिट्स है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो सर जिस हिसाब से आपने ये मुझे बताया, हमारी पब्लिक ये भी जानना चाहिए कहीं ना कहीं कि क्या ये सबके लिए जरूरी है कि वो हर कोई पर्सन आईटीआर फाइल करे जिसकी इनकम अर्न होती है? नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बना रखी है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है उनके लिए ये एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है बट 80 साल से कम है, जो कि सीनियर सिटीजन्स हो गए हमारे, उनके लिए ये लिमिट है 3 लाख रुपीस। और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि 80 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए ये लिमिट है 5 लाख रुपीस। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें आईटीआर फाइलिंग वैसे कब करना होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है? आईटीआर फाइलिंग इंडिविजुअल्स जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, एलएलपीज जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, और भी ऐसी फर्म्स हैं जिनको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके लिए 31 जुलाई ड्यू डेट रहती है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 31 मार्च को क्लोज हुआ है, तो जिनको भी ऑडिट नहीं करवाना है उनके लिए ड्यू डेट होगी 31 जुलाई दिस ईयर। तो अभी 31 जुलाई के पहले आपको रिटर्न अपना भरना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू आईटीआर फाइलिंग। तो सर अगर इन केस बाय चांस हमारा किसी वजह से आईटीआर हम लोग नहीं फाइल कर पाते हैं या 31 जुलाई के बाद करते हैं, तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं सर? यस, डेफिनेटली आपके पास गवर्नमेंट आपको मौका देती है कि आप ये आईटीआर फाइल कर सको 31 जुलाई के बाद भी, बट विद सम लेट फीस। तो जिनकी इनकम 5 लाख से कम होती है उन्हें 1000 रुपीज गवर्नमेंट को लेट फीस देना होता है। जिनकी 5 लाख से ऊपर होती है इनकम, उनके लिए 5000 रुपीज उन्हें लेट फीस देना होता है। तो अल्टीमेटली आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई के बाद भी, बट आपके पास जो टाइमलाइन है वो है 31 दिसंबर तक ही। उसके बाद आप रिटर्न फिर फाइल कर पाओगे तो आपको अपडेटेड आईटीआर भरना है, वही आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो सर बट अपडेटेड आईटीआर क्या होता है? अपडेटेड आईटीआर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान अभी 2 साल पहले ही लाया है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर सपोज इफ इन केस आप अपना आईटीआर किसी कारण से पिछले सालों का फाइल नहीं कर पाए हो, आपका मिस आउट हो गया आईटीआर, तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। दैट वुड बी कॉल्ड एज अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें बट ये कंडीशन है कि आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते गवर्नमेंट से। आप अपना आईटीआर भर सकते हो, आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है आप वो पे कर सकते हो, एंड लेट फीस भी अकॉर्डिंग टू
जितना आपका इनकम बनती है उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट ने इसमें निर्धारित लेट फीस भी रखी है। तो सर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, वैसे अभी ये आजकल जैसे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम भी बहुत सुनाई में आ रहा है। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, कई बोलती हैं कि मैं ओल्ड रिजीम में फाइल कर रही हूँ, कई बोलती हैं कि मैं न्यू रिजीम में फाइल कर रही हूँ। इसका बहुत कंफ्यूजन है सबको, तो ये क्या चीज़ है? तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में डिफरेंस मेन ये है कि ओल्ड रेजिम में अगर सपोज आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं जो आप 80C में क्लेम करते हो 1.5 लाख का, 80CCD 1B में आप क्लेम करते हो NPS का, और भी बाकी जो 80D के आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स हैं वो अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो ओल्ड रेजिम इज बेनिफिशियल फॉर यू। बट सपोज इफ इन केस अगर आपने न्यू जॉब स्टार्ट की है तो कई लोगों के इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रखे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उन्हें ज़्यादा टैक्स क्यों भरना पड़े, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें एक छूट दी, न्यू रेजिम में टैक्स लिमिट, टैक्स जो रेट्स है वो थोड़ा सा कम कर दिए एज कम्पेयर टू ओल्ड रेजिम। तो अब जैसे हम इस साल देख रहे हैं न्यू रेजिम डिफॉल्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप न्यू रेजिम में रिटर्न फाइल करते हो। तो वही ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो है ही, और रिबेट 87A का अगर हम मिलाते हैं तो ये लिमिट 5 लाख तक होती है। और अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं 80C की 1.5 लाख की जो पूरा अगर वो क्लेम करते हैं, और इसके अलावा अगर सपोज 80CCD 1B जो NPS का अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 का, तो उनके लिए भी फिर ये लिमिट 7 लाख तक हो जाती है, बट सब्जेक्ट टू कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है कि नहीं की है ये देखना होगा। बट जिन्होंने नहीं की है उनके लिए भी एक बेनिफिट है न्यू रेजिम। तो सर इस हिसाब मतलब आपके हिसाब से हमारे लिए कौन सा रिजीम बेस्ट है, ओल्ड रिजीम में जाना या फिर न्यू रिजीम में? देखिए, इट वुड एंटायरली डिपेंड अपॉन कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रखी हैं, आप किस इनकम स्लैब लिमिट पे फॉल करते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लैब लिमिट निर्धारित कर रखी है। 2.5 लाख के ऊपर तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है ही आपको, इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लैब लिमिट बना रखी है। आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, दैट वुड एंटायरली डिपेंड कि आप कौन से स्लैब लिमिट फॉल करते हो। बट हाँ ये है, हमने देखा है कि एक अमाउंट के बाद में जो 30% जो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम होती है उनके लिए बेनिफिशियल न्यू रेजिम ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ओल्ड रेजिम, क्योंकि न्यू रेजिम में उनके लिए टैक्स रेट्स थोड़े कम है। सर जैसे कि अगर इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में फॉल नहीं करती तो इसका मतलब मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो? देखिए ऐसा नहीं है, स्लैब लिमिट एक कंडीशन तो है ही, साथ में और भी कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वो कंडीशंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आपका टर्नओवर बिजनेस का 60 लाख के ऊपर क्रॉस होता है तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप वो फाइल कर दीजिए, अदरवाइज आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है कि अगर आपका सपोज TDS या TCS आपका 25,000 के ऊपर कटा है तभी भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। थर्ड जो कंडीशन है वो है कि अगर आपकी कोई भी फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स आप होल्ड करते हैं, या फिर अगर आपने कहीं पर कोई फॉरेन सिग्नेटरी बन के आपने साइन किया हुआ है, और या फिर अगर आप सपोज फॉरेन की आपकी कोई भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं जो 2 लाख के ऊपर साल भर में आपने इनकर किए हैं, तो ये 3 कंडीशंस हैं। इसके अलावा अगर आपके सपोज इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स साल भर के 1 लाख के ऊपर आते हैं तभी भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स सपोज अगर आपने 1 लाख के ऊपर कैश में पेमेंट किया है, या फिर साल भर में क्रेडिट कार्ड के जो परचेजेस हैं वो 10 लाख से ऊपर हैं, तभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपके लिए अपार्ट फ्रॉम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आपको 2.5 लाख का आप क्रॉस करते जब आपको रिटर्न फाइल करना होता है, उसके अलावा ये भी अगर आप कंडीशन कहीं ना कहीं आप फॉल करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स में अगर 50 लाख से ऊपर अगर डिपॉजिट किया है साल भर में, या फिर करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने डिपॉजिट किया है, तभी भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। तो सर मतलब अगर मैं एग्जाम्पशन लिमिट और इन कंडीशंस के अंदर ही फॉल करती हूँ तो ही मुझे इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा ना, अदरवाइज मुझे नहीं करना पड़ेगा ना सर? देखिए अल्टीमेटली कंडीशंस गवर्नमेंट ने दी हैं कि ये कंडीशंस पे आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, अदरवाइज मेरा कहना ये है कि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं कहीं ना कहीं। बेनिफिट्स अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप आज की तारीख में कोई भी बैंक में लोन लेने जाएंगे
तो सबसे पहले बैंक आपको बोलेगा कि आपका ITR लेकर आइए, और वो मिनिमम लास्ट 2 ईयर्स का ITR आपसे मांगता है। तो बिना ITR के वो आपका लोन प्रोसेस नहीं करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो और वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए यू नीड अ वैलिड वीज़ा के बिना आप वो कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल US, UK, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो अब वो कंट्री आपको ट्रैवल भी करना है, घूमने जाना है, आपके पास वीज़ा के लिए दे वुड रिक्वायर यू टू प्रेजेंट ITR। अगर आप ITR ही नहीं दोगे तो आपका वीज़ा ही नहीं अप्रूव होगा। तो अल्टीमेटली वीज़ा भी अप्रूवल के लिए आपको ITR लगता है। थर्ड, सपोज आपका कोई TDS कटा हुआ है या TCS कटा हुआ है, अगर आपको उसका रिफंड क्लेम करना है तभी भी आपको ITR फाइल करना होगा, अदरवाइज आपका वो रिफंड लैप्स हो जाएगा। फोर्थ, अगर आपका सपोज साल भर में कोई भी लॉस हुआ है, अब वो लॉस को आपको क्लेम करना है नेक्स्ट ईयर में और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो अब ये सारे कंडीशंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो रिटर्न फाइल करिए। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ITR आपका एक ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी माना जाता है, ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ इनकम भी आपकी हो जाती है अगर आप ITR फाइल करते हैं तो। जैसे कि हमने देखा है कि पासपोर्ट में जब आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो अगर आप ITR की कॉपी भी लगाते हैं तो वो भी आपका एक ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ एड्रेस माना जाता है, ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ नेम भी वैलिडेट होता है उससे। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बेनिफिट मिलता है ITR फाइल करने का। एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या स्कॉलरशिप के लिए कहीं पर भी प्रेजेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर भी आपको एक इनकम प्रूफ देना होता है, तो वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपके वैलिड ITR होने से आपको बेनिफिट मिलता है। ये सारे बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते हैं ITR फाइल करने से। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे भी आते हैं तभी भी आप ITR फाइल करिए, जिससे कि आपका एक सॉलिड इनकम प्रूफ ऑथेंटिक दिखे। कह रहे हैं सर, आप अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो सबको ITR जरूर फाइल करना चाहिए सर। तो सर जैसे कि आपने मुझे बताया कि ओल्ड रिजीम में हमें डिडक्शंस मिलते हैं और न्यू रिजीम में हमें डिडक्शंस नहीं मिलते, तो क्या सर हमें न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको न्यू रिजीम में भी कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहला डिडक्शन जो आपको मिलता है वो है आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में मिलता है 50,000 का, सेम आपको न्यू रिजीम में भी आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसमें जो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका भी आपको डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो न्यू रिजीम में। बट यहाँ पर एक कैच है, वो ये कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि अगर आप उस घर में खुद ही रहते हो, तो आपको ये जो आपने इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग लोन पे उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ये प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर रखी है, किसी को रेंट पे दे रखी है, तो आपको इसने जो हाउसिंग लोन का आपने इंटरेस्ट पे किया है ये आप क्लेम कर पाएंगे, पूरा फुल्ली आपको क्लेम कर पाएंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा न्यू रिजीम में भी। थर्ड जो कंडीशन है वो है 80 CCD2 में अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी NPS में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में मिलेगा। ये तीन ही डिडक्शंस आपके लिए एलिजिबल हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं न्यू रिजीम में। तो सर मुझे डिडक्शंस तो वैसे समझ में आ गए, बट मुझे सर एक बात जाननी थी कि अभी जैसे मेरा 31 मार्च के पहले मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे जब पूछा था तो मैंने उन्हें ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करने के लिए कह दिया था, तो क्या अभी ITR फाइलिंग करते वक्त मैं न्यू रिजीम में शिफ्ट कर सकती हूँ? हाँ, आपके पास इट इज ऑप्शनल। देखिए, गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम को इस फाइनेंशियल ईयर से डिफॉल्ट रिजीम किया है, बट इट इज ऑप्शनल, आप उसको स्विच कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा उसमें। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि हमें जो पोर्टल से AIS, TS और 26 AS मिलता है, बट हमें साथ ही हमारे एम्प्लॉयर से अगर हम लोग सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16 भी मिलता है, तो उस केस में हम लोग किसको बेस मानकर और किसको रेफर करके ITR फाइल करना चाहिए? देखिए, इसमें आपको पहले समझने वाली बात ये है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको पोर्टल से मिल रहा है। आपको फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर देते हैं। फॉर्म 16 में आपका जो भी आपको सैलरी मिली है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, जिनका डिडक्शंस आप क्लेम कर रखे हो, वो पार्ट बी में आपको पूरा रिफ्लेक्ट होकर मिलता है। रही बात जो आपको पोर्टल से मिल रहा है, पोर्टल से आपको AIS दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, सेकेंड इज TIS टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी एंड थर्ड इज फॉर्म 26 AS। अब ये तीनों फॉर्म है क्या? पहला है AIS जिसमें आपका एनुअल जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है, जो भी आपको इनकम मिली है उसका समरी देता है। टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी TIS जिसमें आपका कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है कि अलग अलग हेड में आपको क्या इनकम दिख रही है। एंड थर्ड इज फॉर्म 26 AS जिसमें आपको ये दिखेगा कि आपका TDS कितना कटा है,
कौन से सोर्सेज से आपका टीडीएस काटा है, एंड आपको उस अकॉर्डिंगली आप रिकंसाइल कर सकते हो अपने इनकम के अकॉर्डिंग। अब ये सारी चीजों को आप सारे फॉर्म्स को पुट टुगेदर, यू नीड टू रिकंसाइल योर फैक्ट्स, इनकम, एंड देन यू नीड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। आप अगर एक को बेसिस मानेंगे तो वो गलत होगा, इसलिए when we file return of income we make sure कि we reconcile all the forms together, put together, and then we file the return of income। तो सर हमें आईटीआर फाइल करते हुए वैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आईटीआर फाइलिंग इज अ वेरी क्रूशियल थिंग एज सच, क्योंकि आप साल भर की समरी गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हो कि आपको कितना टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है और आपको कितना टैक्स पे करना चाहिए। तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं उसमें सबमिट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम योर एड्रेस, राइट फ्रॉम योर ईमेल आईडी, राइट फ्रॉम योर मोबाइल नंबर, सब चीज़ आप वेरीफाई करें कि प्रॉपरली जाए। सेकंड, आप ये देख लें कि आपका इनकम जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं सारे सोर्सेज से प्रॉपरली डिक्लेयर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सैलरी इनकम दिखा दी और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, एफएनओ पे ट्रेड कर रहे हैं और आप उसको डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास जितना इंफॉर्मेशन आपके पास अपना खुद का नहीं है, उससे ज्यादा आज की डेट में गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद आधार एंड पैन नाउअडेज। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचेंगे कि भाई अगर मैं एफएनओ का ट्रेड नहीं दिखाता हूँ, उसको स्किप कर देता हूँ, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, राइट। सो यू शुड सी केयरफुली कि आप सारे जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं सब डिक्लेयर प्रॉपरली करें। थर्ड है कि सारे जो डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखे हैं उनका प्रॉपर डिडक्शंस आप क्लेम करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं और फिर आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं ओल्ड रेजिम की बात करूं, जिसमें अगर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना ही नहीं चाहिए, तो आप वो बात का भी ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स डाला है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ रिफंड्स, आपको ये देखना है कि आप पोर्टल में अपना जाके प्रोफाइल में बैंक अकाउंट वैलिडेट कर लें एंड वही आपका आईटीआर में भी गया हो। अब इससे ये होगा, जो अकाउंट आपका वैलिडेट होगा उसी पे आपका रिफंड फॉल होगा, मतलब रिफंड आपको क्रेडिट होगा डिपार्टमेंट से। रिफंड से अगर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ तो कहीं ना कहीं आज की डेट में रिफंड से रिलेटेड फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। इसमें क्या है, जो हैकर्स होते हैं दे सेंड यू अ मेल कि आपका रिफंड इशू हो गया डिपार्टमेंट से, आप इस लिंक पे क्लिक करो, इंफॉर्मेशन सबमिट करो एंड यू विल गेट द रिफंड। अब इस चक्कर में कई बार लोग गलती कर देते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल सबमिट कर देते हैं, पैसे आने की जगह पैसे चले जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर लिंक पे ही क्लिक करें। एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्टेप्स में ही रिफंड इशू करता है और रिफंड नॉर्मली सही टाइम पे ही इशू हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई आईटीआर फाइलिंग तो आप करेंगे ही, बट एडवांस टैक्स की एक लाइबिलिटी बनती है। अगर आपके साल भर में टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर बनती है तो आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। एडवांस टैक्स कैसे भरना होता है? गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल रूल बना रखा है कि अगर आपका सपोज 20,000 का एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपको इसको हर क्वार्टर में 25% पटाना है। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड देन फोर्थ क्वार्टर में आपको 5,000 करके ये अमाउंट का आपको गवर्नमेंट को रेमिट करना है। अब क्या होता है, नॉर्मली लोग अपना आईटीआर फाइल तो करते हैं, बट जिनके टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो एडवांस टैक्स टाइम से नहीं जमा करते हैं, और ये एडवांस टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही करना है। क्योंकि नॉर्मली आईटीआर फाइल जब हम करते हैं 31 मार्च के बाद करते हैं, 31 जुलाई के पहले आपका डेडलाइन जो रहता है तब आप करते हो, तब लोगों को ध्यान आता है हमने एडवांस टैक्स नहीं पटा रखा है। अब इसके कारण होता ये है कि उनको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है जिस महीने से उनकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी उनको फुलफिल करनी थी। अब वो इंटरेस्ट उनको 234A(b) में लगना शुरू हो जाता है। वो इंटरेस्ट लग के पता चला उनके सपोज टैक्स लाइबिलिटी 20,000 है एंड अलग से फिर उस पर 2-3 हज़ार रुपये वो इंटरेस्ट पटाते हैं। जब वो एक साथ अपना रिटर्न भरते हैं तब वो टैक्स पटाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप एडवांस टैक्स टाइम से भर दें। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप आईटीआर फॉर्म जो आप चूज करते हैं आईटीआर फाइल करते वक्त वो आप प्रॉपरली चूज करें, अदरवाइज आपको आपके गवर्नमेंट के एंड से नोटिस भी आ सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कुछ भी कटा हुआ है तो आप उसे प्रॉपरली रिकंसाइल करें फैक्ट्स को एंड फिर प्रॉपरली उसको क्लेम करें। कई बार मिसमैच हो जाता है। अगर हम आपको एक बात बताएं तो मेरे क्लाइंट है जिनका उनको टीडीएस सैलरी में डिडक्ट हुआ था एंड उन्होंने अपने आप से रिटर्न भरा था एंड उन्होंने गलती से वो टीडीएस गलत हेड में क्लेम कर लिया। अब टीडीएस उन्होंने क्लेम कर रखा था
इसके कारण जो उनका लाइबिलिटी कुछ नहीं बढ़ रहा था, उनको डिपार्टमेंट से 4 लाख का डिमांड नोटिस आ गया जस्ट बिकॉज टीडीएस उन्होंने गलत फिल किया था। अब ही इज वर्किंग इन अ पीएसयू कंपनी एज सच। अब पीएसयू में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी नोटिस आ रहा है तो आपको अगर उसको वैलिडेट करवाना है तो आपको फिर वापस से अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजना है, 3-4 चक्कर कटेंगे आपके, तब जाके आपको फिर अप्रूवल मिलता है, तब आप उसको फिर वैलिडेट करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो डिपार्टमेंट में कि भाई आपका जो नोटिस आया वो गलत आया। तो अब देखिए एक छोटी सी गलती के कारण उनको कितना मतलब फालतू के झमेले में वो पड़ गए। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉपरली क्लेम करें टीडीएस एंड टीसीएस को भी। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स आप ओन करते हैं, फॉरेन कोई भी कंट्री में अगर आपका कोई भी एसेट है, एसेट मतलब कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी कुछ भी है, तो आप उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करें अपने आईटीआर को फाइल करते वक्त। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है आईटीआर अपना फाइल करते वक्त, और ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। सर ये तो आपने बहुत ज़रूरी और सही बातें बताई, बट सर जैसे कि आपने अपने 4th नंबर पॉइंट में रिफंड के बारे में बताया था, तो सर मुझे उससे ये पूछना है उसके बारे में कि क्या अगर मैं आज अपना आईटीआर फाइल करती हूँ तो क्या मेरा जो अगर रिफंड आने वाला होगा वो मुझे कब तक मिल पाएगा, उसके लिए कितना टाइम लगता है सर? रिफंड आपका मतलब ये क्वेश्चन हमें हर जिनको भी रिफंड मिलने वाला होता है ये क्वेश्चन ज़रूर वो पूछते हैं कि भाई रिफंड सर कब तक मिल जाएगा, और बहुत ही जेन्युइन सवाल है क्योंकि आपका टैक्स कटा हुआ है, ज़्यादा कटा हुआ है, इस कारण से आपको रिफंड मिलने वाला है गवर्नमेंट से। मैं आपको बता दूं कि रिफंड प्रोसेसिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है गवर्नमेंट एंड से। अभी हमने ये भी देखा है कि हम आज रिटर्न फाइल करते हैं विद इन 24 आवर्स रिफंड भी आ जाता है। एंड हाँ, बट ये है कई बार कि अमाउंट अगर सपोज ज़्यादा रहता है रिफंड का तो थोड़ा सा डिले भी होता है 1 मंथ 2 मंथ्स में, बट नॉर्मली इस टाइम पीरियड में आपको रिफंड आ जाता है। बट हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जल्दी रिफंड के चक्कर में जो नॉर्मली आजकल डेट कई लोग को मैंने देखा है कि गलती भी करते हैं। क्या है ना, हैकर्स रिफंड को एक बहुत बड़ा एक टूल बना लिए हैं आपके अकाउंट को खाली करने का। कैसे आपको बता दूं, आपको एक फिशिंग मेल आएगा जिसमें वो मेंशन करेंगे कि आपका रिफंड डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिया है, आप इस पर इंफॉर्मेशन भरिए और आपका रिफंड जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा वो बोलेंगे। और आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई मुझे फटाफट रिफंड मिलने वाला है, मैं इन्फॉर्मेशन भर देती हूँ। अब आप जैसे इंफॉर्मेशन उसमें भरेंगे आपका अकाउंट में रिफंड आने की जगह आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखें कि आप इस फिशिंग मेल्स के चक्कर में ना पड़े। डिपार्टमेंट अगर आपको रिफंड इशू करेगा तो आपका जो प्रोफाइल में वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है उसी में आपको क्रेडिट होगा। तो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी ना करें। थैंक यू सर। बट एक बात बताइए, क्या अपना आईटीआर हर कोई खुद फाइल कर सकता है? हाँ डेफिनेटली, आप अपना आईटीआर खुद से भर सकते हैं क्योंकि आपका ऑडिट नहीं होता है, तो आप खुद एलिजिबल हैं इसके लिए, आप आईटीआर भरने के लिए। बट वी नॉर्मली एडवाइस कि आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें जिससे कि आप प्रॉपरली चूज कर सके कि आपके लिए क्या बेटर है, ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम, आपका कहीं पर भी कोई गलती ना हो रिटर्न फाइल करते वक्त। इसलिए वी एडवाइस कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से मिलें एंड देन ही अपना रिटर्न फाइल करें। थैंक यू सो मच सर, आपने आज अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आईटीआर से। थैंक यू सो मच सर, आपने आज अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये था हमारा आज का आईटीआर से रिलेटेड पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सेव करना मत भूलना और साथ ही शेयर भी कर देना, और हाँ साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो अगर आप साथ में ये भी चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर आपके लिए पॉडकास्ट की सीरीज बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर अपनी पॉडकास्ट की सीरीज आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद माय फिनटेक्स।